हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा एक बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, उसके साथ ये हिस्ट्री का भी क्लास साथ चलेगा। 2 क्लासेस हम लोग साथ लेकर चलेंगे। मैं पहले आपको बता दूं, ये जो हमारा हिस्ट्री का क्लास है, जो अभी मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, हिस्ट्री क्लास और साथ में बायोलॉजी क्लास, ठीक है। वैसे तो हमारे जीएस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम लोग एक एक कर सारे सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करेंगे। हम लोग 2 सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री और बायोलॉजी को फिलहाल मैं लेकर चल रहा हूँ। जैसे कि ही हिस्ट्री का और बायोलॉजी का आधा चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री की जगह पर स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को, ठीक है। और उसके साथ ही बायोलॉजी में हम लोग शुरू करेंगे, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री। हिस्ट्री ख़त्म, पॉलिटी ख़त्म, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। और केमिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के बाद हम लोग ईवीएस एंड इकोलॉजी। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ईवीएस और इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जीएस स्पेशल में ये जो हमारा जीएस का बैच है, जो हम लोगों ने यूट्यूब पे स्टार्ट करी है, और ये इस बैच में स्पेशली जो सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग को कवर करना होता है। अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, बहुत बड़ा ही सिलेबस है, और काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी लगता है। पर मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ये सिलेबस अगर देखा जाए तो 6 मंथ का है, ठीक है। बहुत अच्छे से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 6 मंथ तक ये सिलेबस जाएगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि सारे सब्जेक्ट्स में 2-2 सब्जेक्ट्स लेकर चलो। अगर ये रेगुलर क्लासेस होते हैं 2-2 सब्जेक्ट्स के, तो बहुत कम टाइम में ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। आने वाले दिनों में भी उम्मीद कम है कि सारे एग्जाम्स टाइम पर हों। अभी जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है कोरोना को लेकर, तो हो सकता है अभी आपको काफ़ी टाइम हो एग्जाम्स को लेकर, 5 या 6 मंथ के आसपास अप्रोक्स टाइम हो अभी से ना। अब हम लोग जो आज क्लास करने वाले, मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो सिलेबस है, हिस्ट्री सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप सोशल साइंस पढ़ना शुरू करते हो, जीके का पार्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से लिखते जाएंगे और मेरे साथ ही अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में इतिहास बोला जाता है हिस्ट्री को, इतिहास। अगर सबसे पहले हम हिस्ट्री इस वर्ड पे जाएं, तो हिस्ट्री जो वर्ड है ये बना है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से। ये ग्रीक शब्द से बना है, हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया। अगर हम बात करें हिस्ट्री के, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में हमें हेरोडोटस ने ही बताया था, तो इस वजह से जो हेरोडोटस हैं उन्हें इतिहास का जनक माना गया है। इतिहास का जनक। अब हम लोग जान चुके हैं कि इतिहास किस वर्ड से बना है, तो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे बना है इतिहास यानी हिस्ट्री वर्ड। और इतिहास के जो जनक है वो है हेरोडोटस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका उनके पुस्तक का नाम है। अब हम जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। क्या अतीत के बारे में सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो इतिहास है? तो नहीं। जो इस बारे में हमें पुख्ता सबूत हो, जिस घटना के बारे में हमारे पास पुख्ता सबूत हो, उसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतिहास बेसिकली होता क्या है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उसका सोर्स क्या है, उसके स्रोत क्या हैं, अब हम वो जानते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, अब हम जानते हैं कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री का जो सोर्स है, सबसे पहला तो इसका सोर्स है पुरातात्विक स्रोत। कहने का मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स।
पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है कहीं से कुछ ऐसे अवशेष मिल गए या कहीं से किसी राजा का सिक्का मिल गया, तो इस तरह के जो अवशेष बचे होते हैं उसी को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको तो अवशेष, सिक्के, स्मारक, इसके अलावा स्तंभ, किला, ठीक है। तो ये अपने आप में पुरातात्विक स्रोत हैं। अवशेष को हम लोग इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं, इसे लिख लें। सिक्का को तो कॉइन्स कहते हैं, स्मारक को मोनूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया। इतिहास जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए। और पुख्ता सबूत होता क्या है, स्रोत के रूप में होता है। तो इतिहास जानने का स्रोत है, सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। कहीं से खुदाई करने पर किसी भी राजा का हो सकता है स्मारक मिल सकता है, स्तंभ मिल सकता है, किला, ठीक है। या फिर ह्यूमंस का जो अवशेष मिला, ह्यूमंस के जो हथियार के अवशेष मिले, उससे हम लोगों ने पता किया कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ होगा, इतिहास में क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। तो पहला तो पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा सोर्स होता है इसका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत इसका दूसरा सोर्स होता है। अब साहित्यिक स्रोत को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को तो माना जाता है धार्मिक और एक को माना जाता है गैर धार्मिक। धार्मिक कहने का मतलब है जैसे आपका रामायण हो गया, वेद हो गया, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गया, कोई भी महाग्रंथ हो गया, ठीक है। तो इससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, इसे हम लोग धार्मिक कहते हैं। गैर धार्मिक कहने का मतलब है जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य अर्थशास्त्र हमें इतिहास के बारे में किसके बारे में पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चाणक्य का अर्थशास्त्र ये अपने आप में गैर धार्मिक में आ गया। चाणक्य अर्थशास्त्र में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी राजनीति उनकी कैसी थी, उनका जो इकोनॉमी था वो कैसा था, सारा कुछ हमें चाणक्य अर्थशास्त्र से ही पता चला। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका, यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। तो ये गैर धार्मिक है। तो अभी तक हम लोगों ने स्रोत में दो चीज़ जानी कि इतिहास जानने का अपने आप में जो स्रोत होते हैं वो एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। एक और स्रोत होता है जैसे कि अगर मानिए इंडिया में हो सकता है कि पहले विदेशी जो आते थे, हो सकता नहीं मतलब आते ही थे, तो उनके द्वारा जो भी लिखा गया जिस राजा के बारे में, वो हमारा तीसरा सोर्स होता है, ठीक है। विदेशी द्वारा लिखा गया विवरण, ठीक है। बहुत सारे विदेशी राइटर हैं, वो इंडिया आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ इतिहास के बारे में पता चला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड करके कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। पहली चीज़ तो इतिहास शब्द बना कैसे, उसके बाद इतिहास का जनक कौन है, उसके बाद हम लोग आए कि इतिहास जानने का हमारे पास सोर्स क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है। तो पहला स्रोत हम लोगों ने जाना पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अवशेष, सिक्के, स्मारक, स्तंभ या किला हो सकता है। साहित्यिक स्रोत को हम लोगों ने दो पार्ट में जानते हैं, एक तो धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। अगर हम धार्मिक की बात करें जैसे रामायण, वेद, महाभारत, उपनिषद ग्रंथ, ये हो गया धार्मिक। गैर धार्मिक जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, तो ये गैर धार्मिक हो गया। और थर्ड थिंग जो है वो विदेशी लेखक द्वारा जो भारत के बारे में लिखा गया, वो हमारा तीसरा स्रोत है, ठीक है। तो ये तीन स्रोत जो था जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में पता चला, ठीक है। हिस्टोरियन ने हमारे इतिहास के बारे में लिखा। तो बेसिकली इतिहास भी अपने आप में एक ग्रंथ है जिसके बारे में हमें हमारे भारत के बारे में पता चलता है। देखिए हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में है भारतीय इतिहास, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय इतिहास ही पूछा जाता है। अब हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं उसका तीन पार्ट होता है।
देखिए पहला जो पार्ट है इसका, जिसे हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत या फिर आप प्राचीन इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री। सेकेंड, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास। और जो हमारा थर्ड है वो कौन सा है, वो है आपका आधुनिक इतिहास। ये 3 पार्ट हैं, 3 मेजर पार्ट हैं जिसे हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला तो आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। अब जो इसमें प्राचीन इतिहास है, इसमें इसका सिलेबस जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए प्राचीन इतिहास को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है 3 पार्ट। एक तो कहा जाता है प्राक इतिहास, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री। दूसरा है आदि इतिहास, जिसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। राइट, और जो तीसरा है वो है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग यानी आप इसे लिख सकते हैं हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिकल एज। राइट, तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको 3 फेज में भी आप कह सकते हैं कि इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज। अब हम लोग जो इसका जो प्री हिस्ट्री है, बेसिकली प्री हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री इसलिए कहा गया है, जो प्राक इतिहास है, जो प्री हिस्ट्री है, इसके बारे में हमें कुछ भी लिखित सबूत इसके नहीं मिले, कुछ भी इसका लिखित स्रोत नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं। ठीक है, यानी कि इसके ह्यूमंस के मानव अवशेष मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं। ठीक है, गुफाओं में हमें बहुत सारे चित्र वगैरह मिले हैं। तो हम लोग को प्री हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं, कहने का मतलब है पुरातात्विक स्रोत मिले। ठीक है, इसमें लिखित कुछ भी नहीं मिला। और ये जो आदि इतिहास है इसमें हमें पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिले हैं और साथ में रिटन सोर्स भी मिले हैं, बट रिटन सोर्स अभी तक कोई भी हिस्टोरियन नहीं पढ़ पाया है, कोई भी साइंटिस्ट नहीं पढ़ पाया। तो हम लोग जो आदि इतिहास पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक ही पढ़ते हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत के मुताबिक ही इसे तैयार किया गया है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत रिटन मिला है पर हम पढ़ नहीं पाए। ये बात आप बस अपने दिमाग में रखिएगा। ऐतिहासिक युग ये एक ऐसा फेज है हिस्ट्री का, मतलब ये पहला फेज कह सकते हो, जिसके बारे में लिखित भी मिला है और इसके अवशेष भी मिले हैं, इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, और इसका जो रिटन एविडेंस मिला है वो हिस्टोरियन, जो भी हिस्टोरियंस है, ऐतिहासिक को जानने वाले लोग हैं, इतिहास लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने उसे पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे हम लोग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज किसे कहते हैं। अभी जो प्राक इतिहास है, प्री हिस्ट्री है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो इसका पाषाण युग है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टोन एज, और एक इसका कॉपर एज है। 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। ठीक है, पाषाण युग और कॉपर एज यानी कि ताम्र युग। कॉपर एज को हिंदी में कहते हैं ताम्र युग। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ये जो प्री हिस्ट्री है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो पाषाण युग और दूसरा ताम्र युग। अभी जो पाषाण युग है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पाषाण काल, और एक है आपका नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में
पाषाण युग को डिवाइड किया। पाषाण युग कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे, पत्थरों का युग। इसमें बेसिकली जो है लोग पत्थरों का यूज क्या करते थे। अब ये जो पाषाण युग है, पाषाण युग का जो ये पूरा पाषाण है, इसमें लोगों ने आग का आविष्कार सीख लिया था, यानी आग का यूज करना सीख लिया था इस एज में, ठीक है। और सेकेंड जो है आपका मध्य पाषाण काल, इसको हम लोग इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। इसमें लोगों ने पशुपालन सीख लिया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल आग का आविष्कार कब हुआ, तो आप कह सकते हो पूरा पाषाण काल। पशुपालन लोगों ने कब सीखा, तो मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, वो हुई खेती। लोगों ने नव पाषाण काल में खेती करना सीख लिया था। अभी मैं इसका इंग्लिश बताता हूँ। पूरा पाषाण काल का इंग्लिश होता है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। आप ये सब चीज़ सारा चीज़ नोट कर लेना। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, पशुपालन मध्य पाषाण काल में हुआ, और नव पाषाण काल में खेती हुआ, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसे हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक एज, और इसको न्यूलिथिक एज। चलिए, ये तो आपका इसका इंग्लिश हो गया। अब सेकेंड थिंग आती है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको इसमें टाइम लाइन का चर्चा ना किया जाए तो हिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसका टाइम लाइन, इसका टाइम पीरियड। कौन सा टाइम लाइन कब तक था, यानी कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये कब से कब तक था। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आपको हिस्ट्री आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बीसी और एडी होता क्या है। मानिए जो टाइम लाइन है, हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं बेसिकली वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, आपको इसको याद रखना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली ये कैलेंडर जो था इसने ये ईसाइयों कैलेंडर है, इसे बनाया था ईसाइयों के पॉप ग्रेगोरी ने। ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाया था। अब इसका जो आधार है वो है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जितना भी टाइम है, जितना भी घटनाएं हुई, उसको हम लोग बीसी बोलते हैं। बीसी कहने का मतलब है बिफोर द जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, इसे हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व हम लोग इसको कहते हैं। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम है इसे हम लोग कहते हैं एडी। एडी कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडी के बारे में, एनी डोमिनी, ठीक है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। या लॉर्ड जीसस के बर्थ ईयर में, ठीक है। तो इसको हम लोग ईस्वी कहते हैं, बेसिकली ईस्वी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए किसी का जन्म हुआ यहाँ पर 542 में और डेथ हुआ 442 में, ठीक है, तो इसका टाइम इस तरह से जाता है, ठीक है। 542, फिर यहाँ पे 442, फिर 342, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्ट होता है। अब जो ये पूरा पाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड माना गया है। एक्चुअली टाइम शुरू कहाँ से हुआ है किसी को पता नहीं था, तो इसको हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं। इन्फिनिटी से 8000 BC तक इसका टाइम पीरियड माना गया है। और जो मध्य पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड माना गया है 8000 BC से 4000 BC तक, ठीक है। और नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 4000 BC से 2500 BC, ठीक है। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी से लेकर 8000 BC तक है। मध्य पाषाण काल का 8000 BC से 4000 BC तक है। और नव पाषाण काल का 4000 BC से
2500 BC तक है। अगर आपसे सवाल ये पूछा गया कि बताइए सबसे कम टाइम पीरियड किस काल का रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ये जो 2500 BC है, अब 2500 BC के बाद इसका टाइम पीरियड आ जाएगा आदि इतिहास में। ठीक है, 2500 BC से आदि इतिहास जो था बेसिकली, इसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 BC से हम कह सकते हैं 1000 तक था, नहीं 1000 नहीं 600 BC तक था। ठीक है, 2500 BC से 600 BC तक, यहाँ तक आपका था आदि इतिहास। ऐतिहासिक युग था आपका 600 BC से 712 AD तक। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। ऐतिहासिक युग 600 BC 712 मैंने आपको बता दिया। अब जो ये मध्यकालीन भारत है, ये बेसिकली चलता है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद 1707, जब औरंगजेब का डेथ होता है। यहाँ तक आपका चलेगा मध्यकालीन इतिहास 1707 तक। आधुनिक इतिहास 1707 से लेकर जब तक हमारा इंडिया आज़ाद ना हो जाता 1947 तक। तो ये पूरा इतिहास का मैंने बस और बस आपको ओवरव्यू दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग प्राक इतिहास में क्या पढ़ते हैं, पाषाण युग के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि ये आदि इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए जो आदि इतिहास है इसमें हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसका टाइम पीरियड रहा था 2500 से लेकर 1750। उसके बाद हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता। ये दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थीं हमारी भारत की। वैदिक सभ्यता जानेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम लोग आ जाएंगे। ऐतिहासिक काल में हम लोग बहुत सारे वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बाद हम लोग मौर्य वंश, शुंग वंश, कनय वंश और आद सातवाहन वंश हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऐतिहासिक युग में। ठीक है, और ये जो मध्यकालीन इतिहास है ये बेसिकली मुसलमानों के आक्रमण से शुरू होता है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आता है इस्लाम का प्रचार करने और लूटपाट करने के लिए। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। तो बहुत सारे मुसलमान जो है वो मध्यकालीन इतिहास में ही आता है। तो हम लोग बेसिकली इसमें सारे मुसलमान शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी आप इसी में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में भी आप इसी में पढ़ेंगे। उसके अलावा आप मुगल के बारे में इसमें ही पढ़ेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग आधुनिक इतिहास में जाएंगे। आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल, यानी मुगल के बाद जो औरंगजेब के बाद मुगलों का जो शासन था वो इंडिया पे काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। उस वक्त अंग्रेज़ इंडिया आ चुके थे और इंडिया में राज कर रहे थे। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तर मुगल का कमज़ोर होने का कारण क्या था वो जानेंगे। इसके अलावा हम लोग मराठों का उत्कर्ष जानेंगे। हम लोग शिवाजी के बारे में जानेंगे, साहू जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, संभाजी के बारे में जानेंगे। तो इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पढ़ने के लिए है और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं आप इतिहास पढ़ के। तो दोस्तों आज की क्लास में बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ पर आपको डाउट रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।